जय हिंद भाइयों। आप लोग क्लास 10 के लिए बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे कि ऑनलाइन कब आएंगे। तो आप लोगों के लिए अब हम सभी लोग ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पे आएंगे और आप लोगों को जैसे हम लोग ऑफलाइन में कार्यरत थे और आगे ऑनलाइन में भी कार्यरत रहेंगे। आप लोगों को क्लास 10 के लिए 2026 के बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए बेहतर से बेहतर क्वेश्चन तथा बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाने वाले क्वेश्चनों का जो हम लोग जो है तैयार किए हैं। पिछले साल जो सब हम लोगों ने तैयार किया वह सब ऑफलाइनों के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण साबित हुआ। अब हम लोग प्रयास करते हैं कि ऑनलाइन मोड में भी आप लोगों को अथक प्रयास के जरिए एक बेहतरीन रिजल्ट को पूरा किया जा सके। इसके लिए हम लोग क्लास 10 के सभी विषय को लेके आएंगे और सभी विषयों में मोटा मोटी 40 से 50 जो क्लास होगा, मैथ का क्लास होगा और वो सभी क्लासों के जरिए आप लोगों के जो भी 100 में 100 मार्क्स होंगे वह पूरा करने का प्रयास कराया जाएगा, जिसमें आप लोग चैप्टर वाइज देखेंगे और चैप्टर वाइज पहले सिलेबस को समझेंगे, जो कि किसको एक ध्यान में रख के बोला गया है। तो ये 2026 बोर्ड एग्जाम को ध्यान में रखते हुए इसको तैयार किया जा रहा है। 2026 में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपको 43 दिन का मैथ क्लास करना है और 43 दिन हर रोज एक दूध के हिसाब से काम कीजिए और आपका एक भी क्वेश्चन छूट नहीं सकता। इस बात को हम पूरा विश्वास दिला सकते हैं और ये हम अपने ऑफलाइन संस्थानों में पिछले 5 वर्षों से प्रयास करते आए हैं और आपको हम अभी ले चलते हैं मैथ की दुनिया में बिना समय गंवाए हुए। अभी देखिए ये क्या है, तो मैथ इसका पैटर्न समझिए। एग्जाम का पैटर्न क्या होता है? पैटर्न यानी कि सिलेबस। सिलेबस क्या होता है? तो ये क्वेश्चन पूछता है 100 ऑब्जेक्टिव, 100 नंबर का क्या पूछेगा? ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें से पूरे के पूरे क्वेश्चन आपको बुक से ही रहता है, कोई आउट ऑफ सिलेबस नहीं होती है। दूसरा, ये जो देख रहे हैं 30 गो क्वेश्चंस जो रहता है ये आपको 2 मार्क्स की होती है। ये दोनों के दोनों ये जो 30 गो होंगे क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे। इसके साथ साथ आपको ये जो 8 दिख रहा है ये 5 मार्क्स के होंगे। ये कितने मार्क्स के होंगे? 5 मार्क्स के। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन होगा कि सर यहाँ पर जो है कितने 100 को 1 से गुना किए तो 100 होगा और 30 को अगर हम 2 से गुना कर दे तो ये हमारे पास 100 पूरेगा, ये हमारे पास 60 पूरेगा और ये हमारे पास 40 पूरेगा। तो यहाँ पे ये तो 200 मार्क्स हो जाता है। हाँ भाई, ये आपको 200 मार्क्स का एग्जाम लेंगे जिसमें से आपको कुल 100 मार्क्स को ही बनाना है और आपको ये बात ध्यान में रखना है कि हमें किस चैप्टर पे अत्यधिक बल देना है तथा किस चैप्टर पे कम बल देना है। हम तो आपको कहते हैं कि आप 45 डेज, कितने डेज? 45 डेज हमें दे दीजिए। हम आपको जो है 100 में 100% की गारंटी लेते हैं कि आपको एक भी क्वेश्चन आपको बाहर से नहीं पूछेगा। 45 डेज, ओनली 45 दिन, उसमें भी आपको प्रत्येक दिन का 1 आवर यानी कि 1 घंटा। तो अभी आपको हम बताते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा कि 100 क्वेश्चन रहेगा ऑब्जेक्टिव, 30 गो रहेगा 2 नंबरी, 8 गो रहेगा 5 नंबरी, जिसमें से 100 में से जवाब देना है 50 का। 100 में से जवाब कितना का देना है? तो 50 का, 50% का जवाब देना होता है। अगर यहाँ 30 गो है तो जवाब देना है 15 का, अगर यहाँ 8 है तो जवाब देना है 4 का। ठीक है, तो इसमें से हम चैप्टर वाइज कर दिए हैं और आज का चैप्टर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ देखिए चैप्टर क्या है? चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, जिसमें से वास्तविक संख्या है, बहुपद है, 2 चर वाला रैखिक समीकरण है, उसके बाद द्विघात समीकरण है, उसके बाद समांतर श्रेणी है। ये सभी जो है 5 चैप्टर मिलके, पांचों के 5 चैप्टर मिलके आपको 60 जो है अंक पूछते हैं। कितने अंक? तो 60 अंक। ये कितना परसेंटेज रखता है? तो ये कुल आपको पूरे एग्जाम का 30% रखता है।
जितना भी एग्जाम लेंगे उसमें से 30%, जिसमें से कोई ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। हम आपको पहले भी बताया है कि हर रोज आप हमको एक डोज के हिसाब से काम कीजिए और आप जो है कार्यरत रहिए, और आपको ये 45 दिन में टोटल 100 मार्क्स की तैयारी हम खुद आकर के आपको करवाएंगे, इसका 100% विश्वास के साथ। अब आपको हम क्या करते हैं, वास्तविक संख्या को हम आज शुरू करते हैं, और आप हमें बताइएगा कि हमारे द्वारा बताया गया सवाल आपको कैसा लगा। चलिए क्वेश्चन की तरफ देखिए। वास्तविक संख्या में आपको हम क्या करते हैं, चरण बांट लेते हैं। चरण बांटने का अर्थ ये हुआ कि हम एक बार आपको सब्जेक्टिव करवाएंगे, एक बार ऑब्जेक्टिव करवाएंगे। तो अब आपको हम पहले ऑब्जेक्टिव अर्थात वस्तुनिष्ठ प्रश्न में और आपको हम बताते हैं कि टॉपिक वाइज, जिसमें से हम कुछ टॉपिक को गिनती किए, जिसमें से सम संख्या, विषम संख्या, परिणय संख्या, अपरिणय संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, स्वाभाज्य संख्या, जुड़वां अभाज्य संख्या, धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक सम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, दशमलव प्रसार में कभी जो दशमलव शांत होगा तो कभी दशमलव अशांत होगा। इससे बाहर एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं रहेगा। अगर आपको नहीं विश्वास है तो टॉपिक मिला लीजिएगा एग्जाम देने के बाद। आपको क्या करते हैं, और इसमें देखिए लघु उत्तरीय में क्या होगा, तो एक रहेगा एचसीएफ और एलसीएम, यूक्लिड विभाजन के प्रयोग से ज्ञात करें। यूक्लिड जो था एक वैज्ञानिक का नाम था, उसी के आधार पर किया गया है यूक्लिड विभाजन। उसके बाद ये अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा किया जाएगा। उसके बाद एचसीएफ सूत्र के द्वारा, एलसीएम और एचसीएफ का सूत्र होता है, उसमें 4 गो सूत्र होता है, बहुत ज्यादा याद करने की झमेला नहीं है। और एक होता है क्या, अपरिमेय संख्या सिद्ध करें। ये जो है 4 गो क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहते हैं, इसमें से कोई शक नहीं है। ठीक है, तो हम आपको बता दें कि हर रोज कैसे मिलेगा। तो एक रोज आपको ऑब्जेक्टिव मिलेगा, यानी कि एक रोज पहले तो आपको हम टॉपिक पढ़ा देंगे, दूसरा रोज ऑब्जेक्टिव, और तीसरा रोज जो है यानी कि सब्जेक्टिव। ये आपको 3 रोज यानी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, ये 3 रोज रहेगा, और 15 चैप्टर है। 45 दिन में आपका पूरा विश्वास के साथ समाप्त किया जाएगा। अब आपको हम क्या करते हैं, पहले टॉपिक की ओर ले चलते हैं, जिसमें से वस्तुनिष्ठ संख्या के जो भी है प्रश्न हमारे पास, उसके टॉपिक पे चलते हैं। टॉपिक में कहता है प्राकृतिक संख्या, यानी कि जो संख्या हम जो पढ़ने जा रहे हैं वास्तविक संख्या, उसके प्रमुख टॉपिक है। जिसमें से पहला टॉपिक क्या है, तो पहला टॉपिक है मेरा प्राकृतिक संख्या। तो गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे में कि गिनती के संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, इसमें से देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7, ये इनफिनाइट तक जाएगा, अनगिनत अपरिभाषित रूप से, जिसको हम गिन नहीं सकते हैं। यानी कि जितना जाएंगे आगे उतना आगे जाता रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब आपको देखिए इसके VVI टॉपिक, यहाँ से ऑब्जेक्टिव बनेगा, कहेगा सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या तो 1, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अपरिभाषित, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या है अपरिभाषित। 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम 1 होता है, 2 लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम 1 होता है। 2 लगातार प्राकृतिक संख्या का जो मौसम होगा, मौसम 1 होता है। ठीक है, यानी कि 2 लगातार प्राकृतिक संख्या, मौसम का मतलब समझिए, मौसम का अर्थ होता है महत्तम, मौसम का अर्थ होता है महत्तम समाप्त वर्ग तक। जैसे मान लीजिए कि 5 और 6 का मौसम, 5 और 6 का मौसम क्या होगा। तो अब आपको क्या करना है, जो पहले से सीख चुके हैं उसी मौसम को हम दोहरा लेते हैं। तो ये 5 को बाहर लिखे, यहाँ 6 को लाए, 5 एका है 5, तो यहाँ पे ये 5 हो गए, 6 में से 5 घट गया, 1 बच गया, इस 5 को यहाँ उठा के लाए, 1 5 5 हो गया, अर्थात यहाँ पे 5 से 5 कट गया, तो ये जो बचा यही हमारा क्या कहलाएगा, तो मौसम कहलाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जब
हमारे पास दो लगातार संख्या आएगा। कितने लगातार संख्या? दो लगातार संख्या आएगा। तो उस संख्या का मौसम सदैव कितना होगा? तो एक होगा। यहाँ पे आपको तीन ऑब्जेक्टिव क्लियर हो गया। क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, निम्नलिखित में सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है? तो वहां पे ऑप्शन देगा 4 गो, तो उसमें से आंसर होगा एक, जो भी ऑप्शन में रहे एक वही हो जाएगा। दूसरा कहता है कि क्वेश्चन कहेगा कि बताइए दो लगातार प्राकृतिक संख्याओं का मौसम क्या होता है? तो वहां पे भी आंसर क्या होगा? एक। आई होप यहाँ तक आपको सम संख्या और यहाँ पे प्राकृतिक संख्या समझ में आया होगा। दूसरा पूर्ण संख्या। दूसरा जो टॉपिक है मेरा वो क्या है? पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या यानी कि प्राकृतिक संख्या में शून्य को शामिल करने पर जो संख्या समूह बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कि आपको हम पहले क्या कह दिए? प्राकृतिक संख्या या गिनती की संख्या, दोनों में से किसी एक में दोनों होता है। जैसे कि किसी को गांव में एक ही व्यक्ति रहता है, मम्मी पापा कुछ और नाम रख ले रहेगा, दोस्तों का कोई और नाम रख ले रहेगा, गांव वाला कोई और नाम रख ले रहेगा। देहाती दुनिया का सबसे बड़ी मार्मिक कथा है कि एक व्यक्ति के कई नाम हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जो है यानी कि इसमें हम शून्य शामिल कर देते हैं तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा? तो ये हमारे पास बन जाएगा पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या? पूर्ण संख्या। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है? 0। और सबसे बड़ी पूर्ण संख्या अपरिभाषित। इसको भी परिभाषित नहीं किया गया है कि आपको कि कौन सी जो है सबसे बड़ी पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बनेगा कि बताए सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? तो यहाँ पे आपको बोला जाएगा क्या? शून्य। दूसरा अगर क्वेश्चन बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं कि बताए सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है? 0, 1, 2 अपरिभाषित। तो ये क्या हो जाएगा? अपरिभाषित। ठीक है, यहाँ तक दोनों टॉपिक में आपको कोई समस्या नहीं? तो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट लेते चले जाइएगा। आगे के तरफ देखिए, कहता है पूर्ण संख्या। अगला क्वेश्चन में जो आपको है सभी धनात्मक तथा सभी ऋणात्मक शून्य सहित संख्याओं के समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। यानी कि पूर्णांक संख्या, जैसे देखिए ये हमारे पास संख्या रेखा है, ये हमारे पास क्या है? संख्या रेखा है। इसके बीच में हम एक शून्य मान दिए, ये हमारा 1, ये हमारा 2 और ये हमारा 3। इधर -1, इधर -2 और इधर -3। यहाँ पर जो आपको जो संख्या दिख रहा है तो देखिएगा इधर जो दाहिना दिशा में है, दाहिना दिशा में है वह धनात्मक होगा। ये क्या कौन सी होगी? धनात्मक। और बाया दिशा में है ये कौन सी होगी? ऋणात्मक। सीधा सीधा समझिए, आप कुछ नहीं कीजिएगा। कॉपी खोले, कॉपी के सामने बैठिए, कॉपी के दाहिना दिशा को धनात्मक, कॉपी के बाया दिशा को ऋणात्मक एज्यूम करते हैं। मान लेते हैं सपोज दैट कि ये हमारा कॉपी है, हम कॉपी के दिशा में घूम गए, दाहिना दिशा में आए धनात्मक और ये बाया दिशा में चला गया अर्थात ये ऋणात्मक। और ये जो शून्य होता है ये दोनों इसमें ना तो धनात्मक होती है और ना ही ऋणात्मक। इसकी सबसे बड़ी वजह है शून्य ना का पॉजिटिव है ना का नेगेटिव, ई न्यूट्रल। एकरा कोई चक्कर पकड़ से कोई मतलब नहीं रहता, तुम आओ जाओ कोई मतलब नहीं। जैसे यहाँ पर जो है ये -3, -2, -1 ये ऋणात्मक संख्या है। ये कौन सा है? ऋणात्मक। और ये जो 0 है इसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 1 धनात्मक है, 2 धनात्मक है, 3 धनात्मक, 4 धनात्मक और 5 भी धनात्मक संख्या है। यहाँ तक आपको पूर्णांक संख्या समझ में आया होगा। ये सब नॉर्मल छोटी छोटी चीजें हैं, ऑब्जेक्टिव में आपको काम देगा। अब यहाँ से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक प्रारंभ होता है जिसको हम कहते हैं सम संख्या। वैसी संख्या जिसे 2 से विभाजित किया जा सकता है, वैसी संख्या जिसे 2 से पूर्णतः विभाजित किया जा सकता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं क्या? सम संख्या। अब एक चीज और ध्यान रखिएगा, जिस संख्या के अंतिम में 0, 2, 4, 6, 8 ये तमाम संख्या लगा रहे तो आपको डायरेक्ट कह देना ये सम संख्या है। जैसे मान लीजिए कि हम क्या कहते हैं 8, 6, 9, यहां पर हम क्या करते हैं? कहते हैं 8, 6, 7, 6, 9, 5
6। अब यहाँ पे ये संख्या लिखिए, इसके आखिरी संख्या को ध्यान में रखते हुए देखें कि इसके आखिरी संख्या में 6 है, अर्थात हम पहले बोले थे 0, 2, 4, 6, 8, इस सभी में से कोई एक संख्या हो तो वह संख्या सम संख्या होगा, अर्थात ये जो संख्या है क्या है, सम संख्या है। अब सम संख्या है तो इसके लिए हम आपको आगे प्रयोग भी करेंगे। 5, 4, 2, 6। अब मान लेते हैं 3, 4, 2, 2, ये सभी संख्या सम संख्या। अगर किसी एक पे ट्राई करना है तो ट्राई कर लीजिए, जैसे 9, 8, 6, 9, 4, इसको हम ट्राई करने के लिए चलते हैं। तो यहाँ पर 2 चौका 8, 1 8, 2 9 18, कट गया, ये 6 उतारे, 2 तिहाई 6 हो गया, ये भी कट गया, यहाँ पे ये 9 उतारे तो यहाँ 2 चौका 2 चौके 8 हो गया, यहाँ पर ये 1 बचा 4, 2 सते 14, अर्थात ये हमारे पास जो देखा गया है ये तमाम जो है पूर्ण रूप से संख्या कट गया, तो ये हमारे पास दी गई संख्या सम संख्या है। तो अब इसके लिए ऑब्जेक्टिव की बात करेंगे। ध्यान में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात रखना है कि हमको ऑब्जेक्टिव नहीं छूटना चाहिए, एक जरा सा मिस नहीं होना चाहिए। सब्जेक्टिव में तो मिस होगा पकड़ में आ जाएगा, ऑब्जेक्टिव मिस होगा कतई पकड़ में नहीं आता, कभी नहीं आता है, ये छूटे सांड की जैसा होता है, समझ गए ना। तो यहाँ देखिए कहता है सबसे छोटी सम संख्या, यानी कि सबसे छोटी सम संख्या 2 होता है, और सबसे बड़ी सम संख्या ये भी अपरिभाषित है। 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम सदैव 2 होता है। आपको क्या बताया था, लगातार संख्याओं का मौसम 1, लेकिन लगातार जो है 2 सम संख्याओं का मौसम 2 होता है। अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो इसका प्रयोग देखिए, प्रयोग किस प्रकार से होगा। प्रयोग में मान लेते हैं कि यहाँ पे बोले 10 और एक संख्या बोले 12, 10 और 12। चलिए बचपन वाला ही HCF को प्रयोग में लाते हैं। अभी तो आपको हम सिखाए नहीं, यूक्लिड न सिखाए, न तो हम आपको अभाज्य गुणनखंड सिखाए हैं, न सूत्र द्वारा प्रयोग करके सिखाए हैं। तो आपको क्या बचपन में जो सीखे उसी को बचपन तक चलाना है, आगे जब सिखाएंगे तो बताएंगे। तो यहाँ 10 इकाई 10, ये बच गया 2, इसको उठा के लाइए यहाँ, और ये हो गया 2 पंचे 10, ये दोनों कट गया, अर्थात ये मौसम क्या हो गया, 2 हो गया। तो आपको ये हमेशा पता रखना है कि 2 लगातार सम संख्याओं का मौसम सदैव 2 होता है, ठीक है। अगर भूल गए ना एग्जाम में तो करना क्या है, करना कुछ नहीं है, 2 लगातार सम संख्या उठा लेना। अगर आपको नहीं पता रहे तो 4 और 6 को उठाइए, 4 इकाई 4 बच गया 2, इसको इधर उठा के ले जाइए, किसको, तो यहाँ पे उठा के लाइए 4 को, और 2 दूनी 4 लगा दीजिए, और ये आपका क्या बन गया, तो आपका ये मौसम आ गया 2। यहाँ पे भी आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत रहा नहीं। अब कहता क्या है, सम संख्याओं का रूप देखिएगा, सम संख्याओं का रूप 2m होता है, जहाँ m प्राकृतिक संख्याओं का। अब आपको हम बताए थे प्राकृतिक संख्या क्या होता है, आप इसको ध्यान में हमेशा रखिएगा, यानी कि ये आपको आगे चल के काम देगा जब हम सम संख्या, विषम संख्या तथा धनात्मक सम संख्या, धनात्मक विषम संख्या पूछेंगे। धनात्मक के दिशा में, ऋणात्मक के दिशा में, दोनों में आपको बताना होगा। अतः आगे के तरफ फिर चलते हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ तक सब समझ में आया, विषम को देखिए, विषम संख्या तो वैसी संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होते उनसे विषम संख्या, वह विषम संख्या कहलाता है, ठीक है। जैसे 1 3 5 7 9, और याद रखिएगा वैसी संख्या जिसके अंतिम अक्षर 1 3 5 7 9, 1 3 5 7 9 हो तो आपको पता चल जाएगा कि ये विषम संख्या है। आप ट्राई कर लीजिए और इसका पूरा जो है ऑब्जेक्टिव के बल दीजिए। कहता है सबसे छोटी विषम संख्या, तो सबसे छोटी विषम संख्या 1 होता है, सबसे बड़ी विषम संख्या अपरिभाषित, इसको भी परिभाषित भाई नहीं किया गया है, ठीक है। अब आपको याद रखना है कि किस में अपरिभाषित है। और 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम 1 होता है, 2 लगातार विषम संख्याओं का मौसम 1 होता है। जैसे मान लीजिए ना
5 और 7 का आपको प्रयोग कर देते हैं। 5 इकाई 5, यहाँ 7 में से 5 गया तो 2 बच गए, यहाँ 5 के 5 हो गया, और 2 दूना 4 हो जाएगा, यहाँ पे घट के 1 आ जाएगा, ये 2 हो गया, 1 दूना 2 हो जाएगा, ये कट गए, अर्थात यहाँ पे 900 हमारे पास 1 प्राप्त हो गया। तो आपको 2 लगातार 4 हो गया, तो 2 लगातार विषम संख्याओं का मौका 1 होता है, ये आपको पता चल गया। और विषम संख्याओं का रूप क्या होता है? 2m + 1, 2m + 1 या 2m + 3, 2m + 5, यहाँ m भाई m जो प्राकृतिक संख्या, कहीं कहीं ना हम m के जगह पर p या q सीधे सीधे समझ लेना, अल्फाबेटिकल मान कुछ छोड़ देंगे, ठीक है। अल्फाबेटिकल कहने का मतलब कि ए से लेकर जब तक के कोई अक्षर थमा लेगा वह क्या हो जाएगा? तो प्राकृतिक संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो अब आपको देखिए सम संख्या को जोड़िएगा, जब 2 लगातार सम संख्याओं का योग करेंगे तो वह सम होगा। जैसे मान लेते हैं कि 4 + 6 को जोड़ दीजिए तो ये 10 हो गया, तो 4 भी सम और 6 भी सम, तो ये भी क्या हो गया? 10 भी सम हो गया, इसमें कोई दाव नहीं। तो आगे बढ़ते हैं। अगर एगो सम संख्या दे और एगो विषम संख्या दे तो उसका जोड़ जो है हमेशा विषम संख्या होगा। जैसे अगर मान लेते हैं एगो को 4 एगो को 7 दे तो ये क्या हो जाएगा? 11 हो जाएगा। और अगर हम मान लेते हैं कहते हैं विषम संख्या और विषम संख्या का योग तो सम संख्या होगा। ये मान लीजिए 7 + 9 बराबर कितना? 16, अर्थात ये क्या हो गया? सम संख्या हो गया ना 16। कारण एक अंति में क्या है? तो 6 है। तो आपको कोई भी संख्या जिसके अंति में 0, 2, 4, 6, 8 दिखे, सम संख्या जिसके अंति में 1, 3, 5, 7, 9 दिखे, विषम संख्या। आगे बढ़े, ठीक है। देखिए अब कहता क्या है कि भाज्य या यौगिक संख्या। देखिए कभी कभी भाज्य संख्या पूछता है, कभी कभी यौगिक संख्या पूछता है। तो यहाँ पे हम सभी भाई परेशान हो जाते हैं और बाद में आके पूछते हैं भैया ये तो हमसे छूट गया। ये ऐसा नहीं करना है, हम आपको एक एक टॉपिक बताएंगे। भाज्य या यौगिक संख्या वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से भी विभाजित हो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब कि वैसा जैसे कि अपने से तो है ये है, दोस्त से भी दोस्ती है, और साथ साथ हम क्या करते हैं अन्य दुश्मनों से भी दोस्ती कर लेते हैं। वैसी संख्या जैसे सोचिए कि कोई दोस्त है गधा, क्या करता है कि अपनों से दोस्ती रखता है, एगो जो हमारा दुश्मन है उससे भी दोस्ती रखता है, और ओकरा का खुद से दोस्ती है ये है। अर्थात मतलब कि मिली जुली सरकार चलाता है, ठीक है, सबसे दोस्ती रखता है, वो किसी से बैर नहीं रखता है, अपनों से रखता है, दूसरों से भी रखता है और तीसरों से भी रखता है। अतः यहाँ पे आपको क्या करना होगा कि आगे के तरफ देखेंगे। तो आगे के तरफ में क्या है? तो यहाँ पे ये कहता है सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 है। मान लो आपको प्रूव करके देंगे कि कौन संख्या कैसे आया और कैसे इसका निकलता। लघुत्तम आपको आता होगा, जिसको हम लघुत्तम को LCM कहेंगे। अगर आपको आता है तो आप आराम से क्या पहचान कर सकते हैं? भाज्य या यौगिक संख्या। क्लियर? हम आपको अभी बता देते हैं, पहले ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन सबसे छोटी भाज्य संख्या है? तो वो क्या होगा? ऑप्शन जो है जिसमें रहेगा ABCD, जिसमें रहे 4 उसी अंक को चिपका देना। आगे कहता है सबसे छोटी विषम संख्या। तो सबसे छोटी विषम संख्या भाई तो 9 है। सबसे छोटी विषम संख्या 9 और सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 और सबसे छोटी सम संख्या भी 4। सबसे छोटी सम संख्या 4, ठीक है। सबसे छोटी सम भाज्य संख्या हो तब 4, सबसे छोटी सम भाज्य संख्या। और यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या के लिए अपरिभाषित। अब आपको पहचान करवाते हैं। जैसे देखिए 4, ये 4 जो है चकर पकड़ किकरा किकरा साथ करता है। बताइए 1 से भाग लगाइएगा लग जाएगा ना, 2 से लगाइएगा लग जाएगा, 2 दूनी 4, और ये 4 से भी लगेगा।
एक दुनिया के सब संख्या को भाग लगाएगी और जो संख्या है अपने को तो भाग लगाएगी करेगा। उसके इन दूगों के अलावा कोई तीसरा घुस जाता है ना, तो इसी को कहेंगे हम कि ये भाई भाग्य है। एक से भागिए के रहो तभी आप जायज रहिएगा, ठीक है, नहीं तो बीच वाला बात गड़बड़ होगा। मान लेते हैं ये 6 है, 6 भी देखिए एक से कटा, एक 6 के 6, 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6, 6 इकाई 6। यहाँ की आपको ये भी पता चल रहा है कि ये आपको संख्या दिख रहा है कि एक से तक कटने की यानी एक से 100 कटेगा, स्वयं यानी कि 6 है तो 6 से कट रहा, इसके अलावा दूगो संख्या से कट रहा, अर्थात ये क्या हो गया मेरे लिए, तो भाज्य संख्या हो गया। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत स्क्रीन शॉट लेते चलिएगा और ये एलसीएम आगे आपको बता देंगे। आगे देखिए अभाज्य या रूढ़ संख्या, कभी कभी अभाज्य संख्या नहीं देकर के रूढ़ संख्या। अभाज्य संख्या वैसा संख्या होता है ना भाई कि कोई भी संख्या जो केवल अपने से और एक से कटेगा, उसके अलावा वो किसी को नहीं सुनेगा, वही या तो अभाज्य संख्या होगा या तो रूढ़ संख्या होगा। जैसे वैसी संख्या जो एक एवं स्वयं के अतिरिक्त किसी दूसरी संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2, 3, 5, 7, 11, 13, ठीक है, 2, 3, 5, 7, 11, 13। इसको आप सम संख्या, विषम संख्या, भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, इसको 2-3 बार बढ़िया से देख लीजिएगा। नहीं समझ में आए पुनः कमेंट कीजिएगा, पुनः आपको बताएंगे। लेकिन आप इस 4 टॉपिक में कभी गलती मत कीजिएगा, नहीं तो ऑब्जेक्टिव आपको ऐसे गलती होगा जैसे एग्जाम में चढ़ रहे सीढ़ी से सीधे नीचे फिसल जाएंगे। और देखिए सबसे छोटी तथा एकमात्र सह संख्या 2 है। सबसे छोटी सह संख्या जो है समअभाज्य संख्या जो है 2 है। सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या 2 है और सबसे छोटी विषम अभाज्य संख्या 3 है। ये 2 क्वेश्चन हमेशा आपको याद रखना है। और सबसे बड़ी अभाज्य संख्या अपरिभाषित है। एक न तो भाज्य संख्या न ही अभाज्य संख्या है, एक न ही भाज्य संख्या और न ही अभाज्य संख्या है। ये आपको कोई संख्या इसमें से न तो भाज्य में आप टिक लगाइएगा न तो अभाज्य में। 1 से 50 तक में कुल कितने जो है अभाज्य संख्या है तो 15 है। 1 से 50 के बीच में कितने हैं तो 15 है। और 1 से 100 में कुल कितने अभाज्य संख्या है 25 है। 1 से 200 तक के बीच में कितने हैं 46 है। और कोई भी 2 अभाज्य संख्याओं का मौसम निकालेंगे तो कितना होगा 1 होगा। ये आपको ऑब्जेक्टिव के लिए स्क्रीनशॉट मान लीजिए और कुछ बात पढ़ लीजिएगा, बेहतरीन हो जाएगा। कोई डाउट रहे तो आप हमें बताइएगा, हम आपका उसका सौभाग्य संख्या वैसी जो संख्या जिसका मौसम 1 होता है यानी कि वह सौभाग्य कहलाएगा। जैसे देखिए 2 की, और आपको इसको मौसम निकालना है। 2 और 3 का क्या करना है मौसम निकालना है। तो यहाँ पे हम 2 दिए, यहाँ पे 3 दिए, 2 इकाई 2 दिए, तो यहाँ पे क्या बच गया 1 बच गया 2। 1 का पहाड़ा 2 में पढ़ दीजिए ना तो 2 आ जाएगा, कट गया। इसका मौसम कितना हो गया 1। तो सौभाग्य संख्या कहने का मतलब है कि इसका मौसम 1 होगा, ठीक है। यानी सबका निकालिएगा ना तो जिसका मौसम 1 होगा उसको कह दीजिएगा सौभाग्य संख्या, ठीक है। और आगे देखिए कहता क्या है जुड़वा अभाज्य संख्या, तो वैसी 2 अभाज्य संख्या जिसका अंतर 2 हो, जिसका अंतर क्या हो 2 हो, उसको क्या कहेंगे जुड़वा अभाज्य संख्या। जैसे देखिए 3 और 5 है, दोनों के बीच दोनों अभाज्य संख्या, दोनों क्या है अभाज्य संख्या। 3 भी अभाज्य 5 भी अभाज्य, और दोनों के बीच के अंतर कितने 2। या 5 और 7 क्या है अभाज्य संख्या, दोनों के बीच के अंतर कितना 2। ये 13 और 11 क्या है अभाज्य संख्या, दोनों के बीच के अंतर कितना 2। कहने का मतलब कि 2 अभाज्य संख्या उठाएंगे और दोनों के अंतर पता करेंगे, तो अंतर पता करने के क्रम में हमारा ये क्या हो जाएगा, तो दोनों के अंतर के क्रम में ये जुड़वा अभाज्य संख्या कहलाएगा। और इस सब अब देखिए यहाँ पर ये टॉपिक परिमेय संख्या, इसको ज्ञात करना जरूरी होता है ताकि शांत और अशांत निकालते समय हमें ये जो है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में लिखा जाता है जहां Q डज नॉट इक्वल 0 तथा P एवं Q कोई पूर्णांक हो, ठीक है, उसे परिमेय संख्या कहते हैं। ये ध्यान दे दीजिएगा
क्यू के बराबर कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। अगर क्यू के जगह पे जीरो हो गया अर्थात वो परिमेय संख्या नहीं होगा। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए वह रूट में भी हो सकता है। कभी कभी आपको रूट में देखिए, तो रूट से जो संख्या का मान सही सही बराबर में बाहर निकल जाए उसको हम क्या कहेंगे, तो परिमेय संख्या। जैसे रूट में 4, रूट में 9, रूट में 16, रूट में 25, रूट 36, रूट 49, रूट 64, रूट 81, रूट 100, रूट 131, रूट 144, रूट 169। ठीक है, ये रूट 225, ये जितने भी हैं सबके सब क्या है, हमारे पास रूट से बाहर आने वाला संख्या। और रूट से बाहर कैसे निकाला जाता है, तो लघुत्तम निकाल दीजिएगा और दूगो में एगो का जोड़ा निकाल लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि रूट में बोला गया ये 16, तो इसको कहेंगे कि रूट से बाहर कैसे निकालेंगे, तो हमने 16 को यहाँ पे चिपकाया, उसको हम लघुत्तम तोड़ दिए। 2 से तोड़े 8, 2 से तोड़े तो यहाँ 4, 2 से तोड़े तो 2। और यहाँ पर देखिए कुछ नहीं लिखा है, अर्थात दूगो का जोड़ा लगेगा। यहाँ पर 3 लिख देता तो 3 गो का जो है 3 गो में से एगो बाहर निकालते। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे पता है, 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, ये 2 में से एक को बाहर कर लेंगे और ये दोनों में से एक को बाहर कर लेंगे, तो रूट 16 का मान जो होगा वो 4 होगा। 4 का हो जाएगा परिमेय संख्या, कंप्लीट। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे 1/2 है, ये भी परिमेय संख्या है पूरे के पूरे। 3/5 भी परिमेय है, 7 जो 9 है 7/9 है, ये भी परिमेय संख्या। 8/15 ये भी परिमेय संख्या। रूट 16 ये भी परिमेय संख्या। रूट 16 का मान 4 हो जाता है। और दुनिया की किसी भी संख्या में हम 1 से भाग लगा सकते हैं, दुनिया की किसी भी संख्या में हम 1 से भाग लगा सकते हैं, अर्थात वही संख्या आएगा। तो P/Q में बदल गया तो हमारे पास ये भी परिमेय संख्या हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो अगला क्वेश्चन है क्या, अपरिमेय संख्या। वैसी संख्या जिसे P/Q के रूप में नहीं लिखा जाता, जहाँ Q डज नॉट इक्वल 0 तथा P एवं Q कोई पूर्णांकों से अपरिमेय संख्या कहते हैं। कहने का मतलब कि इसे P/Q के रूप में तो नहीं लिखा जाएगा, लेकिन कभी भी Q इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। इसको कहते हैं Q डज नॉट इक्वल 0, अर्थात जैसे √3 हम इसका भी मान निकाल सकते हैं, जितना दशमलव में आएगा बढ़ते जाएगा। हम जैसे निकाल के देते हैं √3 का हम क्या करते हैं, तो 3 को हम भाग विधि से क्या करते हैं, तो यहाँ पे मौसा ज्ञात करते हैं। 1 से लगाएंगे तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 हो गया। और यहाँ पे ये हमारे पास जो है ये 3 में से 1 गया तो 2 बच गया। 1 क्या हो गया, 2। 1 क्या हो गया, 2। और यहाँ पे हमारे पास 2 हो गया। भाग में यहाँ दशमलव देते तो 1 0 मिलता, भाग में दशमलव देते तो 1 0 मिलता। लेकिन यहाँ पर जो हम वर्गमूल निकालेंगे ना, 2 0 दिया है, 3 में 2 0 दशमलव 2 0 बांटता है। चुनाव आता है तो सरकार मुर्गा दारू दोनों बांटते रहता है। अभी हाल फिलहाल जो खत्म हुआ चुनाव देखने किए हैं सभी लोग, तो यहाँ पे अपने आप को पढ़ना और पढ़ाना है। नेताजी को क्या कहें, वो लोग तो महान आदमी सब है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे मान लेते हैं कि क्या लगा देते हैं, गुना करके चेक करेंगे। जैसे मान लेते हैं यहाँ 5 दिए तो 5 से 25 और यहाँ पे 5 गुना 10 को 12 यानी 25 5 125 नहीं 25 यहाँ 26 से लगाएंगे नहीं होगा, 27 से लगाते हैं। तो यहाँ 7 से लगा दिए तो 7 7 49 के 9 हाथ से 4 7 गुना 14 4 18। यहाँ 10 में से 9 गया तो 1 बच गया, 10 में से 9 गया तो क्या बच गया, 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 10 में से 9 गया था 1। और यहाँ 9 में से 8 गया तो 1 बचा, 1 में से गया 0। ये 7 7 14, 7 7 14 और 2 1 3। इसके 2 गुना यहाँ जैसे देखिए दशमलव गुना जाएंगे और 1.7 को छोड़ के 17 याद कीजिए तो यहाँ 34। और इसको दशमलव मत लगाइएगा, इधर लगाइए ना बहुत बुरा फंसिएगा। बनाने को बना देंगे, समझाने के क्रम में, लेकिन आप इधर दशमलव लगाइए, इधर मत लगाइएगा। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, 1100 आया, यहाँ अगर हम 1 देते हैं तब पर भी 341 हो जाएगा। 2 देते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 682 हो जाएगा। 3 देते हैं तो यहाँ पे हमारे पास 3 है ना, 3 चौक 12 और 3 9 1 10। 4 देंगे तो 1200 हो जाएगा। तो इसीलिए हम 3 से ही काम कर लेते हैं। 3 9 3 चौक 12 3 9 1 10 में यहाँ 10 में से 9 गया 1, या 9 में से 2 गया तो 7 और ये हो गया हमारे पास 10। अब देखिए 1.7
7 3, ये फिर भी कटा नहीं ना, बढ़ते चला जाएगा। यानी कि रूट 3 का मान होता है 1.73, ये आगे के तरफ बढ़ते जाता है। इसी प्रकार ये रूट 7 का भी नहीं कटेगा, 11 13 भी नहीं कटेगा, ये सब के सब आपको अपरिमेय संख्या है। तो आपको यहाँ पर हम जो अभी तक पढ़ाए हैं ये आपको टॉपिक क्लियर किए हैं, ये हम आपको टॉपिक्स क्लियर किए हैं। और आपको अगला क्लास में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, अगला क्लास में ऑब्जेक्टिव मिलेगा, जम के मारिए और थम के रिजल्ट लाइए, समझ गए, जितना हो सके। और उसके बाद अगला क्लास में सब्जेक्टिव देंगे, ऑब्जेक्टिव के तुरंत बाद। और